नमस्ते, मैं निक हेनली, स्टैम्प आउट स्कैम्स के संस्थापक। आज हम एक शक्तिशाली कहानी साझा कर रहे हैं। ये केवल व्यक्तिगत सहनशीलता का परिचय नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में छिपे खतरों के बारे में एक कड़ी चेतावनी भी है। ऑनलाइन रोमांस की यह एक कहानी है जिसे कई लोग दुर्भाग्यवश अपने जीवन में जीते हैं। एक कहानी जो बहुत आम है, लेकिन इसके विवरण में गहराई से व्यक्तिगत और अनूठी है। इस वीडियो में हमारी साहसी कथावाचिका ने अपनी यात्रा साझा करने के लिए संपर्क किया। उसने हमें बताया कि वह अपनी कहानी साझा करना चाहती है, ताकि उम्मीद है कि यह दूसरों की भी मदद करे। उसने हमें बताया कि उसके साथ जो हुआ उसे खुलासा करना उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस कराती। हालांकि अगर उसकी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से कुछ अच्छा हो सकता है तो वह ऐसा करना चाहती है और मदद करना चाहती है। जैसा कि ज्यादातर ब्रोमांस घोटालों के साथ होता है, उसका साथी की तलाश में शुरू हुआ यह सफर धोखा, हेरफेर और वित्तीय हानि के डरावने अनुभव तक पहुंचा। उसकी कहानी जटिल तकनीकों का जीवंत उदाहरण है। जालसाज अपने शिकारों की भावनात्मक असुरक्षाओं का शोषण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक चेतावनी कहानी से कहीं अधिक है। ये कार्रवाई की अपील है और आगे आने की ताकत की याद दिलाता है। शर्मिंदगी और चिंता की भावनाएं वास्तविक और मान्य हैं, लेकिन बोलने का साहस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पैसे की हानि के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं अधिक है। उन लोगों से शक्ति प्राप्त करना जो इसे लेने की कोशिश करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए, चाहे आप समझने, चंगा होने या अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा के तरीके खोज रहे हो, ये जान लें, तुम अकेले नहीं हो। साझा करके और शिक्षा द्वारा हम खुद को उनके हेयर फेयर से मजबूत कर सकते हैं जो छाया में काम करते हैं। आइए सुने, आइए सीखें और एक दूसरे का समर्थन करें। इसलिए मैं आपको उसकी कहानी सुनने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए हम इस यात्रा पर साथ चलें, देखने योग्य संकेतों और बचाव के कदमों के बारे में सीखते हैं। हमारे दिल और हमारे पर्स इतने धूर्त घोटालों के खिलाफ हैं। मैं आपको अपनी रोमांटिक कहानी, अगर आपके पास है, तो हमें info@stampoutScams.org पर भेजने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। हमारा मानना है कि इन कहानियों को जीवंत करने से यह दिखाने में मदद मिलेगी कि इन पीड़ितों ने कितना दुख उठाया है। आप यह जानकारी गुमनाम रूप से हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हम आपकी जानकारी और आपके रोमांस स्कैम अनुभव के पीछे की पृष्ठभूमि के साथ एक वीडियो बनाएंगे। इन वीडियो के लिए असली नाम महत्वपूर्ण है। यह धोखाधड़ी की तकनीकें और धोखेबाज के द्वारा इस्तेमाल की गई मनोविज्ञान है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो हम सभी को सीखने के उद्देश्यों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण रूप से धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए चाहिए। सीखने के उद्देश्यों की बात करते हुए, इस पीड़ित की कहानी में आपको समय समय पर लाल झंडे दिखाई देंगे, जिस पर चेतावनी के रूप में वार्निंग लिखा होगा। जब भी हमारे पीड़ित की कहानी में ऐसा कोई मोड़ आता है जहां लाल झंडे की चेतावनी का ध्यान रखा जाना चाहिए था, तब ये चेतावनियां प्रकट होती हैं। अब जबकि इस पीड़ित के लिए इन चेतावनियों को सुनना बहुत देर हो चुकी है, यह अभी भी दूसरों के लिए समय है कि वे एक वास्तविक पीड़ित के चेतावनी बजने के संकेतों को सुने और इन चेतावनियों का असल में क्या अर्थ है देखें। रोमांस स्कैमर्स आदतन प्राणी होते हैं और अक्सर अपनी रोमांस स्कैमिंग कहानियों में एक ही रणनीति का उपयोग करते हैं। इन चेतावनियों के लिए सावधान रहें और उन पर ध्यान दें। अगर आप या आपका कोई प्रियजन जिसे आप अपने जीवन का प्यार मानते हैं के बीच में है, हमारे लाल झंडा चेतावनी खेल को खेलें और देखें कि आपकी या आपके मित्र की प्रेम कहानी में कितने लाल झंडे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ होने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। और धोखाधड़ी के खिलाफ एकजुट खड़े होने के आपके संकल्प के लिए साथ में हम फर्क ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो पर एक नजर डालते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। ये कहानी बताते हुए बहुत शर्मनाक है। मैंने जो सहा है और इस धोखाधड़ी के कारण अभी भी सह रहा हूँ, इससे मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे लगा था कि मैं इन सब में नहीं फंसूंगा। खैर, ये पता चला मैं नहीं था। जो मैंने अनुभव किया वह एक लंबा धोखा था। मुझे अब पता है, पर यह थोड़ा देर हो चुकी है। तो सब कुछ मेरे लिए पिछले जनवरी में इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुआ। मैं शादी में नजरअंदाज, अनमोल और बिना प्यार के महसूस कर रहा था, जो मुझे समझ में आता है एक आम भावना है। मान लो मैं ऐसी मानसिक स्थिति में था
जहां मुझे ठगी का शिकार बनाना आसान था। तो जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, मैंने ऑनलाइन गया और जल्दी से किसी से मिला। ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में आजकल ये कोई आश्चर्य नहीं है। मूर्ख, मैंने सच में सोचा था कि ऑनलाइन मिला ये व्यक्ति मुझे सच में पसंद करता है। लड़के, अब मैं समझ गया हूं कि मैं कितना नासमझ था। उसने मुझसे कहा कि वह एल पासो में सेना और विशेष बलों के साथ तैनात था और उसके पास इसे साबित करने वाली इंस्टाग्राम की तस्वीरें भी थीं। हम ऑनलाइन मिले थे। उसके तुरंत बाद वह विदेश में तैनात हो गया। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ, यही वह समय और जगह थी जब ठगी शुरू हुई थी। शुरू में उसकी कहानियों पर मुझे संदेह था। मैं संदेह क्यों कर रहा था, आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले, कौन आपसे अपने बीमार बच्चे के लिए पैसे मांगता है? कौन आपसे अपने बड़े बच्चे का किराया भरने को कहता है? या किसी व्यक्ति को उस मिशन के लिए सुरक्षा उपकरण खरीदने की जरूरत होती है जिस पर वे हैं? इस जिंदगी में अब तक किसी ने भी मुझसे ऐसी कोई मांग नहीं की थी। ये आदमी ने बहुत ज्यादा बातें बनाई। तुम मेरी सुरक्षा की परवाह नहीं करते? वह पूछता था। मैं अब स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि वह मुझ पर कौन सी साधारण मानसिक चाल चल रहा था। वह सिर्फ मुझसे सहानुभूति पाने के लिए जानी पहचानी कहानियां बता रहा था। खैर, ये कहानियां काम कर गईं क्योंकि शर्मनाक रूप से अगले 6 महीनों में मैंने उसे पेपाल के माध्यम से $8,000 से अधिक दे दिए। पैसा हमेशा अलग अलग ईमेल पतों पर भेजा जाता था, हमेशा दोस्तों और परिवार के माध्यम से। इसके कारण मुझे पेपाल शुल्क चुकाना पड़ा, जिससे मेरी मुसीबतें और बढ़ गईं। जब मैंने पैसे देने के लिए राशि समाप्त होने पर समझदारी दिखाई और वह मुझे भला बुरा कहने लगा कि उसे पता था कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं जानबूझकर नहीं भेज रहा। वह हमेशा यह कहता कि मुझे कितना प्यार करता है और मैं उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही हूँ। मैंने कई बार इसे खत्म करने की कोशिश की। वह मुझे दुखभरी कहानियों से वापस खींच लेता था। अंततः मैंने समझदारी दिखाई और उसे पैसे भेजना पूरी तरह बंद कर दिया। मैंने उससे कई बार पैसे वापस करने को कहा। मैंने उससे कहा कि मैं उसके बैंक से निकाले गए बैंक प्रमाणित चेक की चाहता हूँ। फिर भी मैंने सोचा ये व्यक्ति असली है। वाह, पीछे मुड़कर देखने पर सब कुछ साफ दिखाई देता है। हमने कई बार फोन पर बात की। इन बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उसका एक गहरा अफ्रीकी लगने वाला उच्चारण था। ये मेरे लिए एक बड़ा लाल झंडा होना चाहिए था, पर मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। हमने आखिरकार 2 बार वीडियो चैट की। हम जब पहली बार वीडियो चैट की, वीडियो की गुणवत्ता भयानक थी। दूसरी बार मैं बता सकता था कि यह एक स्टिल तस्वीर थी जिसे कंप्यूटर से मैनिपुलेट किया गया था ताकि ऐसा प्रतीत हो कि व्यक्ति बात कर रहा है। अंत में उसने मुझसे कहा कि वह मुझे पैसे वापस करने के लिए एक चेक भेज रहा है। मैंने सच में सोचा, हाँ, आखिरकार वह समय आ गया। उसने मेरी बैंक जानकारी और मेरा भौतिक पता मांगा। विश्वास करें, मैं उसे ये देना नहीं चाहता था। हालांकि जैसे ही मुझे लगा कि वह किसी हद तक वैध है और मैं वास्तव में अपने पैसे वापस चाहता था, मैंने उसे एक भौतिक पता दिया। विश्वास करें या न करें, उसने मुझे एक चेक भेजा। जिस लिफाफे में चेक आया था वह एक राज्य से पोस्टमार्क किया गया था और चेक एक अलग राज्य में स्थित कंपनी से बना था। तुरंत अलार्म बज उठे। मैंने अपने बैंक को फोन किया और उन्हें संक्षेप में बताया कि क्या हो रहा था। उसने कहा, किसी भी परिस्थिति में चेक जमा न करें क्योंकि यह एक धोखा है। तो मैंने इसे जमा नहीं किया। मैंने FBI के इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र IC3 में एक रिपोर्ट दर्ज की है। मैंने इस व्यक्ति के विरुद्ध जितनी जानकारी दे सका दी। मैंने घर में अपने सुरक्षित तिजोरी में भी यह जानकारी संग्रहित की। आखिरकार यह आदमी मुझे धमकाने लगा। उसने कसम खाई थी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह मेरे परिवार, दोस्तों और कार्यस्थल के लोगों को मेरी निजी तस्वीरें और वीडियो भेज देगा। उसने ऊपर और नीचे कसम खाई कि मैंने चेक को कैश कर लिया और सारा पैसा अपने पास रख लिया। मैंने उससे कुछ और बार बात की। फिर मैंने उसे इंस्टाग्राम, गूगल मेल और गूगल चैट पर ब्लॉक कर दिया। गूगल मेल के ब्लॉक कुछ हद तक मूर्ख होते हैं क्योंकि यह केवल ब्लॉक किए गए ईमेल को स्पैम में भेज देता है। तो मेरी जिज्ञासा सब पर भारी पड़ती और मैं स्पैम को जाकर उन्हें फिर भी पढ़ता। साथ ही किसी भी भौतिक हानि के खतरे से आगे रहने के लिए मैंने उन्हें पढ़ना जारी रखा। मैंने महसूस किया, हालांकि, कि वह मेरे साथ मानसिक खेल खेलकर परेशान कर रहा था। तो मैंने आखिरकार एक नियम बनाया जिससे उसके ईमेल हट जाएं। मेरा डर असली है, लेकिन वह इतना नहीं है कि मैं उसकी बात मानकर और पैसे भेजता रहूं। उसकी धमकियों और लगातार परेशान करने के बाद मैंने FBI के साथ एक रिपोर्ट दर्ज की। मैं मानता हूं कि उसकी धमकियां खोखली हैं। मुझे पता है कि वह मुझसे पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप कभी नहीं जानते, डर और चिंता अभी भी वहां है। मैंने अपने दोस्तों और परिवार को उसके बारे में चेतावनी दी है। उन्हें उसका इंस्टाग्राम हैंडल प्रदान किया है और उनसे कहा है कि वे उसे ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। मैंने उसके खाते को इंस्टाग्राम पर उत्पीड़न के लिए रिपोर्ट किया है। वैसे मैं बस इस रोमांस घोटालेबाज और उसके धमकियों के बारे में चेतावनी देना चाहता था और दूसरों को सतर्क करना चाहता था। बस याद रखिए, आप चाहे कितने भी अकेले हों या प्यार के लिए तरस रहे हों, इस छलावे में मत पड़िए जैसे मैं पड़ा था।
सुनने के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य से इस पीड़ित का अनुभव जैसे रोमांस घोटाले हर दिन हो रहे हैं। इस पीड़ित की कहानी को सुनकर आप अनेक लाल चेतावनी संकेत देख सकते हैं जो इस पीड़ित के साथ उस धोखेबाज की बातचीत के दौरान फेंके गए थे। तो यह रैक्स या राख सामने वाला किसी के साथ होता है। यह भी अत्यधिक सिफारिश की जाती है कि आप इसकी रिपोर्ट करें, तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। जैसा कि पीड़िता ने खुद कहा, आप कभी नहीं जानते। कृपया इस लिंक को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आप जानते हैं जो इसी तरह के अनुभव से गुजर रहे हो सकते हैं। लाल झंडे निकाल दो, और क्योंकि एक दोस्त या परिवार का सदस्य अपनी वर्तमान बातचीत में इन धोखाधड़ी के लाल झंडों को तुरंत पहचान सकते हैं। इस तरह के स्कैमर्स पसंद करते हैं इसे फिर से इस्तेमाल करना। लाल झंडे और स्त्रियों को सिर्फ इसलिए संग्रहित करना क्योंकि वे काम करते हैं। इन्हें बाहर लाने का उद्देश्य पीड़ितों से पैसे लेना, पीड़ित दोषारोपण नहीं है। यह उनकी कहानी बताने के लिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि दूसरे सीखें और हम चाहते हैं कि दूसरे सीखें। तो धन्यवाद सेरा कीली और श्रद्धांजलि